नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। इतना अच्छा प्यार, इतने अच्छा दुलारा आप लोग जो दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत ही आपका आभारी हूँ। ऐसे ही अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आप अपनी कमेंट भी दिया कीजिए। आपको कैसे लगा वो सब बताइए। दोस्तों, मिलते हैं यही वीडियो में बहुत अच्छी तरह से। आज का वीडियो कुछ खास इसलिए बन रहा है कि चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइएगा क्यों खास बना है और किस लिए खास बना है और किस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको सुनना है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज कुछ बात करेंगे गुजरे हुआ जमाना तो नहीं कह सकते। आज भी हमारे साथ है वो सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। आज भी उनकी यादें हमारे साथ है, उनकी फिल्में हमारे पास है। हम लोग उन्हें कभी भी देख सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा स्टार था। इतनी जल्दी उन्हें शोहरत मिली थी कि वो किसी को नहीं मिली अब तक, किसी को। और अब तक वो ऊंचाई कोई पार भी नहीं कर पाया और वहाँ तक कोई छू भी नहीं पाया। हालांकि उन्होंने जो हिट फिल्में दी थी, बहुत ही प्यारी सी फिल्में थी, म्यूजिकल फिल्में थी, एक्टिंग की फिल्में थी, कहानी की फिल्में थी और इमोशंस की फिल्में थी। दोस्तों, वो क्यों इतने बड़े बने? और लेकिन सब लोग ये कहते कि वो घमंडी थे, ये थे, वो थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट दो दिन पहले ही मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं था, लोगों ने मुझे ऐसा कैसे बना दिया। क्योंकि जब कोई स्टार बड़ा बन जाता है तो उसके पीछे सब राइटर हो, ये सब लिखने वाले कुछ भी लिखते रहते, क्योंकि उसकी वजह से उनकी ये कहानियाँ बिकती है, उनका लेख सब लोग पढ़ते हैं। तो जैसे बहुत चाहने वाले होते हैं तो बहुत क्रिटिक्स भी होता है। तो दोस्तों, उनकी ज़ुबानी मैंने ये सुना हुआ है। तो मैं ये बता दूं कि ये राजेश खन्ना क्या थे, असल में क्या थे और किस मजबूरी में फंसे हुए थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जबकि राजेश खन्ना का दबदबा था। 1970 में उनकी जो फिल्म का चलना होता था, उनकी फिल्में जो चलती थी बहुत अच्छा, ऐसा ही लगता था कि इस इंडस्ट्रीज में और कोई स्टार है ही नहीं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में के लिए कुछ ऐसी बात थी कि पहला सुपरस्टार जन्म लिया है। और वो 1970 की बात करें तो उनकी एक के बाद एक फिल्में इतनी सुपरहिट होते जा रही थी, क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री में तो ऐसा है कि जिस टाइप की फिल्में चल गई, कहानियाँ बहुत चल गई, तो राइटरों को बहुत ही अच्छा काम मिलने लगा था। और राइटर चाहते थे कि इसी कहानी में, मेरी कहानी में राजेश खन्ना काम करे, क्योंकि उनका चलो इतना जादू, उनका जादू इतना सर चढ़ के बोल रहा था कि हर एक प्रोड्यूसर, हर एक डायरेक्टर यही चाहता था कि राजेश खन्ना मेरी फिल्म में हो। 1970 का दौर ऐसा था कि जैसे कि सब थिएटर पे राजेश खन्ना ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनकी फिल्म कटी पतंग, दी ट्रेन और बहुत सी फिल्में सुपरहिट हो रही थी और हर जगह पे राजेश खन्ना राजेश खन्ना राजेश खन्ना ही हो रहा था। उनको लोग प्यार से काका कहते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों उनके घर के दरवाजे उनके बंगले के दरवाजे पे खड़े रहते थे। दोस्तों, और उनकी फिल्म के लिए तो पब्लिक लाइन लगाते खड़ी रहती थी। वो नज़ारा तो शायद अब देखने अब कहीं मिलता भी नहीं है, लेकिन उस दौर में 1970 में उनकी फिल्में कटी पतंग, आराधना, ये सब जो फिल्में हिट हुई थी, उसकी वजह से वो नज़ारा देखने मिलता था कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे उनकी फिल्म देखने के लिए। उनकी फिल्म की टिकट मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती थी। दोस्तों की बात करें तो कटी पतंग तो नायिका प्रधान फिल्म थी, आशा पारेख के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन नायिका प्रधान फिल्मों में भी उनका जादू ऐसा भी करता था कि कभी कभी नायिका जो हीरोइन जो होती थी, वो भी उनके औरे के नीचे दब जाती थी। सब कुछ जैसे कि राजेश खन्ना ही सब कुछ है, कहानी कोई भी हो, राजेश खन्ना ही दिखते थे। और उनका जो मैनरिज्म था, लोगों पे सर पे इतना चढ़ के बोलता था, क्योंकि कटी पतंग में राजेश खन्ना
किशोर कुमार और आर डी बर्मन की तिगड़ी ने इतना कमाल किया था कि बाद में यही तिगड़ी आगे चलती रही। किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए और राजेश खन्ना म्यूजिकल फिल्म हिट देते गए। उसमें आर डी बर्मन साहब का भी बहुत बड़ा साथ था। इनकी ये तिगड़ी ने जैसे कि पूरा बॉलीवुड अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, आनंद फिल्म का जो तबका था, आनंद फिल्म का जो वक्त था, उस वक्त राजेश खन्ना बहुत बिजी थे। कुछ 10-20 फिल्में साथ में लेके चल रहे थे। वो इतने व्यस्त थे कि उनको स्क्रिप्ट पढ़ने तक का भी उनको टाइम नहीं मिला था। लेकिन एक बार जब कहानी का सेंट्रल आइडिया उनको मिल गया था तो वो काम करने तैयार हो गए थे। ऋषिदा यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट और टाइम के बहुत पाबंद होते थे, लेकिन राजेश खन्ना तो बिजी इतने होते थे कि सुबह 9 बजे की शिफ्ट हो तो वो आते थे 1 बजे 2 बजे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो जब भी आते थे अपना काम तुरंत पूरा कर लेते थे और सामने वाले डायरेक्टर को भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि राजेश खन्ना जब 1 बजे 2 बजे आते थे तब तक तो सब पूरे यूनिट बैठी रहती थी, यूनिट भी बैठी रहती थी और सब लोग, अमिताभ बच्चन भी बैठे रहते थे। अमिताभ बच्चन ने भी कहा है एक इंटरव्यू में कि उसने वो दौर देखा है कि राजेश खन्ना के लिए लोग बैठे रहते थे। लोग तो बैठे ही रहते थे, प्रोड्यूसर्स भी उस जगह पे बैठे रहते थे जब राजेश खन्ना 1-2 बजे आते थे। तो सब लोग तो ये समझते थे कि ये बहुत बिजी है और भाव खा रहा है, ये वो हो रहा है, सुपरस्टार बन गया, उसे सुपरस्टार पद उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि राजेश खन्ना ने खुद कहा है कि उस दौर से मैं ऐसे गुजर रहा था कि उस दौर के यार मैं बहुत बिजी इतना रहता था कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता था मैं आनंद में क्या कर रहा हूँ, किस टाइप का डायलॉग्स है, क्या बोल रहा हूँ, कुछ मुझे याद नहीं रहता था। कुछ याद भी नहीं रहता था और मैं कल क्या करके गया था वो भी याद नहीं रहता था, इतना बिजी वो होते थे। लेकिन ऐसा होता था कि सब लोग बोलते थे कि आज राजेश खन्ना आएंगे तो ऋषिदा बहुत भड़केंगे, ये होगा वो होगा। ऋषिदा भी बोलते हैं कि जैसे आते हैं मैं उसको बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वो लेट आया है तो उसे शॉट दे दीजिए, नहीं तो शॉट खराब हो जाएगा। वो लेट से आते थे लेकिन शॉट परफेक्ट करके जाते थे और पहला ही शॉट, फर्स्ट शॉट ओके हो जाता था। तो उसके लिए ऋषिदा भी कहते थे कि तुम्हारे इस शॉट के आगे हर गुनाह माफ होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जो भी करते हो कोई बात नहीं है, लेट आते हो लेकिन तुम उसी वक्त में पूरा काम करके चले जाते हो, पूरी शिफ्ट का काम कर लेते हो और परफेक्ट शॉट देते हो, इसके लिए तुझे 1000 गुने तेरे माफ़ हो गए। तो ये तो उन दिनों की बात है, ऋषिदा और राजेश खन्ना के बीच की बात है, लेकिन ये बातें बाहर पब्लिक में नहीं आती थी। तो पब्लिक तो यही समझती थी कि ये बहुत भाव खाते हैं, बहुत लेट आते हैं, सुपरस्टार पद उसको सिर पे चढ़ के बोला है ये वो। लेकिन राजेश खन्ना ने भी कहा कि मैं भी क्या करता, मैंने इतनी फिल्में साइन कर ली थी कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। एक सेट से दूसरे सेट पे मैं भागा जाता था, शूट करता था, क्योंकि मुझे जो काम मिला था, जिसकी चाहत हर कलाकार को होती है कि जो भी फिल्में मिले कर लो, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहानियाँ उन्हें ही मिली, खूबसूरत म्यूज़िक उन्हें ही मिला, खूबसूरत डायलॉग्स उन्हें मिला, और वो अपनी तरफ से करके जाते थे। तो वो राजेश खन्ना ने ये भी कहा है कि कलाकार तो कला का भूखा रहता है। मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा बन गया हूँ, ये हूँ, इसीलिए मैं कोई फिल्म छोड़ भी नहीं सकता था। हालांकि आनंद फिल्म के लिए उन्होंने आधी से भी बहुत कम फीस उन्होंने कर दी थी, क्योंकि ये कैरेक्टर जो था उनके दिल में समा गया था, ज़िंदगी के बहुत करीब था, उनकी लाइफ के बहुत करीब था और उन्हें कुछ करने का मौका मिल रहा था। उस कहानी का कैरेक्टर इस तरीके से बना गया था, इस तरीके से उसकी कहानी को बुना गया था कि सभी लोगों को लगता है ज़िंदगी के बहुत करीब ये कहानी थी। आनंद फिल्म आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कलाकार है, हर एक की आंखों में आंसू आ जाते थे। तो दोस्तों, ये तो राजेश खन्ना ने कहा था, लेकिन पब्लिक तो यही समझती थी कि ये बहुत घमंडी हो गया है। तो राजेश खन्ना ये भी कहते हैं इंटरव्यू में कि मैं कैसे जाके सभी लोगों को अपनी बात बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है।
राजेश खन्ना आगे कहते हैं कि मैंने किलो के हिसाब से फिल्में साइन करके रखी थी और इसकी वजह से मैं ऐसा उलझा हुआ था कि सोने तक का टाइम नहीं मिलता था। और इसके लिए शाम को जब जाते थे तो प्रोड्यूसर्स मिलते थे, कितने लोग भी आया जाया करते थे, लेकिन मेरी ये मजबूरी थी कि मैं ये जो फिल्में कर ली थी तो वो मैं छोड़ भी नहीं सकता था और ये मेरी कैरियर की बेस्ट फिल्में थी। हालांकि लगातार 16-17 फिल्में सुपरहिट देने वाले राजेश खन्ना, क्योंकि उनके पास वो जो कहानी का दौर था वो आया था और उन्होंने अपने दिल से काम किया। हर वक्त भले वो लेट जाते थे, 1 बजे जब पहुंचते थे, लेकिन 1 से 2 या 5 बजे की शिफ्ट होती थी, 8 से 5 की जो शिफ्ट होती थी उससे पहले ही वो अपना काम करके चले जाते थे और परफेक्ट होते थे। हर शॉट में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, तो इसके लिए प्रोड्यूसर कुछ बोलते भी नहीं थे, डायरेक्टर भी कोई कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको जो चाहते थे, जो शॉट वैसा चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा शॉट ये देखे जाते थे। राजेश खन्ना ने कहा कि सब लोग मुझे समझते थे मैं लालची हो गया हूँ, इतनी फिल्में साइन कर ली है, ये कर ली, लेकिन मेरी मजबूरी वो लोग नहीं समझते थे। राजेश खन्ना ये भी बताते हैं कि आनंद की शूटिंग उसके सबसे व्यस्त दौर में हुई थी, तो वो टाइम भी नहीं दे पाते थे और ऋषिदा को ये फिल्म 1 महीने में कंप्लीट करनी थी, तो उनको टाइम भी दिया था और राजेश खन्ना भी नहीं चाहते थे कि वो कैरेक्टर, वो रोल उनके हाथ से चला जाए, तो वो कर रहे थे, मजबूरी थी। एक मशीन की तरह यहाँ से वहाँ भागते रहते थे, कोई मेरी मजबूरी नहीं समझता था। दोस्तों, ये मैंने फिल्में तो ले ली थी, लेकिन पूरी भी सब करनी थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं अकेला था और फिल्में किलो के हिसाब से मैंने साइन कर ली थी। मैं लोगों को बताते बताते थक गया था, मेरा गला खराब हो गया था कि मैं ज़्यादा फिल्में अभी कर नहीं सकता, इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मैंने इतनी फिल्में साइन कर ली थी। तो लोगों को विश्वास ही नहीं आता था और लोगों को उसकी कदर भी नहीं थी, तो उनको तो चाहिए था राजेश खन्ना, उनको तो पैसे कमाने वाली मशीन, पैसे भरने वाली मशीन चाहिए थी, वो थे राजेश खन्ना। उनको एक आदमी की क्या क्या ज़रूरतें होती है, एक आदमी भी मशीन है, लेकिन मशीन की भी कोई लिमिट होती है। ऐसा था, मैं ज़्यादा फिल्में साइन नहीं करूँगा, बहुत से प्रोड्यूसर्स को मैं वापस भेज देता था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आते थे, लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझता ही नहीं। ये कहते हैं कि मेरी मजबूरी भी थी कि मैं किसी को ना नहीं कह सकता था, इसके लिए जो भी फिल्में मिली मैं करते गया और सबके किसी को ना नहीं कहने की वजह से मेरे पास इतनी फिल्में आ गई थी, किलो के हिसाब से फिल्में आ गई थी और मैं टाइम नहीं दे पाता था, डेट नहीं दे पाता था। लोग साल साल मेरे लिए रुके रहते थे, लेकिन मैं भी तो मजबूर था, क्योंकि घंटे तो 24 ही होते हैं और उसी 24 घंटे में मुझे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता था, मेरे पास डेटें नहीं थी। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रात में जब वो जाते थे तो थके हुए जाते थे, हारे हुए जाते थे, लोगों का जमावड़ा वहीं पे उनके घर पे बैठे रहते थे और बहुत से कहानीकार, बहुत से राइटर, बहुत से डायरेक्टर उनकी आने की राह देखते रहते थे। फिर वो दौर चलता था कि चलो थकान हुई है, थोड़ा शराब पी लेते, थोड़ी थोड़ी करते हुए शराब की पूरी बोतल खाली हो जाती थी और सिगरेट के धुएं में नई नई कहानियों के आइडियाज़ मिलते जाते थे। और कहानियाँ अगर एक कलाकार सुन ले और वो कैरेक्टर सुन ले तो वो ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे राइटर थे, इतनी अच्छी कहानियाँ मिलती थी कि ये फिल्में लेते ही जाते थे और फिल्में लेते जाते थे। और लेकिन 24 घंटे ही रहते हैं ना, शिफ्ट में उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, क्योंकि 24 घंटे में वो क्या करेगा, आदमी कितना काम करेगा, 2 शिफ्ट करेगा, 3 शिफ्ट करेगा, सुबह 5 बजे तक शूटिंग करते रहते थे। लेकिन लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते थे, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, तो एक अच्छे कलाकार, एक अच्छा सीन के लिए तो कहानी के लिए मर मिटता है। जैसे आनंद की कहानी उन्होंने सुनी थी, तो उन्होंने ऋषिदा से कह के कहा था कि आप जो पैसे दोगे, बंद लिफाफे में पैसे दोगे, मैं ले लूँगा। और सुना है कि उन्होंने अपनी जो भी फीस थी उससे आधे पैसे में ये फिल्म की थी, और कभी उन्होंने जब पैसे उनको मिलते थे तो वो जेब में लाके घर पे रख देते थे, वो देखते भी नहीं थे कितने, क्योंकि उनको एक कलाकार की तड़प, एक कलाकार को जो चाहिए, जो
कैरेक्टर चाहिए उसके लिए वो मरे जाते थे। क्या करे, कलाकार होता ही ऐसा है। तो राजेश खन्ना ने यही कहा कि पब्लिक ये मेरी मजबूरी नहीं समझती थी। वो लोग ये समझते थे कि बहुत घमंडी हो गया है, बहुत सी फिल्में ले ली है, बहुत लालची हो गए, लेकिन ऐसा था नहीं, और सच में ऐसा था नहीं। राजेश खन्ना ड्रामा में काम करते थे तब की ये बात है, तब भी ऐसे ही महफिलें सजती थी शाम को, और धुएं में नई नई कहानियों की पैदाइश होती थी। तो राजेश खन्ना अब भी वही चाहते थे, उसमें रिलैक्सेशन उनको मिलता था और वो कहानी का दौर चलते रहता था। लेकिन उनके वहाँ जाने से हर प्रोड्यूसर और हर कलाकार, अदना सा आदमी भी बहुत शानदार खाना, बहुत ऊंची शराब मिलती है। दोस्तों नमस्कार, ये कंक्लूडिंग पार्ट में जोड़ रहा हूँ। दोस्तों ये बात उस दिनों की थी जब वो आनंद फिल्म कर रहे थे। आनंद फिल्म जब कर रहे थे तब ऋषिदा उनके साथ थे। ऋषिदा को इतनी परमिशन थी, इतनी वो थी कि वो राजेश खन्ना को डांट भी सकते थे, राजेश खन्ना को कुछ भी बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे राजेश खन्ना कि ये इतने एक्सपर्ट आती है, डायरेक्शन में इतने काबिल है कि मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। और राजेश खन्ना ने शायद उन्हीं को ये दे दिया था कि बाबा आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी डांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आनंद फिल्म मैं ही करूँगा। क्योंकि आनंद फिल्म में वो जो उन्होंने पार्ट देखा था, वो फिल्म के लिए उन्होंने अपनी फीस आधी कर ली थी, और उसके बाद भी अगर ऋषिदा देते थे तब वो गिनते नहीं थे या कुछ ऐसे ही रख देते थे पैसे, अपने जो भी फीस होती थी वो। यानी उन पे उतना उनको विश्वास था कि वो जानते थे कि ऋषिदा जो करेंगे भले के लिए ही करेंगे, और ये क्रिएटिव माइंड है, क्योंकि उनको सब कुछ हक था, सब कुछ बोलने का हक था। वो एक दिन ये ऐसे ही, एक्चुअली ये क्या हो रहा था कि इनके पास फिल्में तो आती थी, किलो के भाव से आती थी, डजन के हिसाब से आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ से निकल नहीं पाते थे, इसमें से निकल नहीं पाते थे। क्योंकि वो जो 24 घंटे की बात कही, दिन में तो 24 घंटे ही होते, दिन और रात मिला के, तो उस 24 घंटे को आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता था कि आप अपने जो भी कार्यक्रम है वो कैसे आप डिवाइड करते हो, कितने लोगों को कितनी तारीख दे सकते हो। तारीख तो दे नहीं सकते क्योंकि टाइम था ही नहीं, तो कितने घंटे कितनी शूटिंग को देते थे वो शायद राजेश खन्ना उसी में डूबे रहते थे। वो सोचते थे ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि राजेश खन्ना किसी को ना नहीं बोल सकते थे। और एक कलाकार जो होता है वो तो कहानी के पीछे इतना पागल होता है, कोई भी अच्छा कैरेक्टर मिल गया तो उसके लिए वो सब कुछ लुटाने तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है मैं नहीं तो जो भी करेगा वो सुपरस्टार बन जाएगा। और राजेश खन्ना को यही था कि मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे सामने कोई नहीं आना चाहिए। ये तो होता ही है, घमंड तो होना ही चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो सब लोग ये समझते थे कि राजेश खन्ना बहुत घमंडी हो गए, ये हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको उनकी वो बात बताऊंगा जो राजेश खन्ना ने उनके इंटरव्यू में कही थी, और वो ये बताना चाहते थे, लेकिन वो एक एक को पकड़ के, या तो एक एक जो भी क्रिटिक्स लिखने वाले थे पकड़ के ये नहीं बता सकते कि मैं ये हूँ। अपनी सच्चाई वो दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो अकेले थे। और दुनिया में तो ऐसा है कि एक बार आपका क्रिटिक्स होने लगा, एक बार आपको नेगेटिव बताने लगे, तो उसी को देख के, उसी का वो इंटरव्यू पढ़ के, या तो उसी को लेके लोग दूसरी कहानियाँ बना लेते थे। तो ये तो अच्छी बात थी कि उनके लिए जो पब्लिक में चाहत थी, ये शूटिंग चल रही थी आनंद की, मुंबई के अंधेरी में जो मोहन स्टूडियो है उसी में ज़्यादातर होती थी इस फिल्म की शूटिंग। तो एक दिन राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और दूसरे कैरेक्टर जो भी थे, जॉनी वॉकर भी थे, सब लोग यही फिल्म की शूट कर रहे थे। तो अमिताभ बच्चन ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने इतना औरा किसी का देखा नहीं, इतना जलवा किसी कैरेक्टर का देखा नहीं, किसी एक्टर का देखा नहीं, क्योंकि उस दिन स्पेन से उनके चाहने वाले आए थे, और वो डायरेक्ट पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी कैरेक्टर के लिए, किसी एक्टर के लिए इंडिया में स्पेन से स्पेशली उड़ के पब्लिक यहाँ पे आती है, यहाँ पे उनको मिलने को आती है। यानी उनकी चाहत देखिए, भारत में तो थी ही, भारत के बाहर भी स्पेन में उनको इतना चाहते थे लोग कि आते थे। तो मैं तो उनके ऑरा में दब गया था, लेकिन मुझे ये खुशी थी, जो अमिताभ जी कहते हैं, मुझे ये खुशी थी कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। जैसे मेरी न्यूज़ ये पब्लिक में जाने लगी
कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा एक रुतबा ही बदल गया, लोगों का देखने का नज़रिया ही बदल गया। जो भी क्रिटिक्स या तो जो भी लिखने वाले जो होते थे, कहानियों में लिखते थे, वो मेरे लिए अलग ही लिखने लगे। यानी मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं स्टार की दहलीज पे जाने वाला हूँ और बड़ा बनने वाला हूँ। दोस्तों, ये अमिताभ ने खुद कहा था। अमिताभ जानते थे कि इतने कम टाइम में राजेश खन्ना ने जो पूरा इंडस्ट्री को जो कवर कर लिया था, उनके चाहने वाले करोड़ों थे। और सलीम जावेद ने भी कहा था कि एक बार हम लोग जा रहे थे तो वो दिल्ली में कहीं पे एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, तो राजेश खन्ना और सलीम जी भी जा रहे थे साथ में। तब पब्लिक इतनी उमड़ पड़ी थी, वो मैदान कुछ 20-30 हज़ार लोगों से भरा हुआ था और सब लोग उसको मिलने के लिए इतना तरस रहे थे। तो इन्होंने कहा, सलीम जी ने, कि इतना मेरी इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ तो इतने सालों से मैंने किसी भी एक हीरो के लिए इतनी चाहत, इतनी लोगों की लगन, देखने की लालक जो भी होती थी, इतनी होती थी। और ख़ास करके जो भी यंग लड़कियां थी, टीनेजर्स थी, वो तो इसके लिए इतनी पागल होती थी, क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर निभाए, जो प्यार के कैरेक्टर निभाए, एक प्रेमी के कैरेक्टर निभाए, तो हर लड़की चाहती कि उसका प्रेमी भी उसे ऐसे ही प्यार करे, क्योंकि वो मन में इच्छा भी बन जाती है। दोस्तों, तो राजेश खन्ना का ये रुतबा था। उसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। राजेश खन्ना जी की एक खासियत रही कि वो बहुत ही अच्छे कलाकारों के साथ रहे, जैसे कि आर डी बर्मन, और म्यूजिकल जो सुपरहिट लोग जो थे, जो ऊंचाइयों पे थे, जो अच्छे से अच्छा संगीत पिरोसते थे, वो गाने उनसे मिले। बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर भी मिले, सलीम जावेद जैसे बहुत अच्छे राइटर भी मिले। वो सही में उस दौर के सुपरस्टार बनने लायक थे, क्योंकि वही उन्हें सुपरस्टार बना रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ये स्टाइल पकड़ के रखा, और उनका ये नसीब भी था, समझो कि 1970 में वही म्यूज़िक का दौर था। म्यूज़िक की जो ऊंचाइयाँ थी उस दौर में, वो सब म्यूज़िक, वो सब गाने इनको मिले, और इन्होंने बखूबी उन्हें निभाया। और उनका साथ ये संगीत से, गीतों से इतना रहा कि उनकी वजह से ये ऊपर एकदम ऊंचाइयों पे रहे और ज़्यादा वक्त तक रहे, और वो सुपरस्टार बने। दोस्तों, यही कुछ मैं आपको बता रहा था उनकी अच्छाइयों के बारे में, क्योंकि ये एक दौर है, एक सिक्के की एक बाजू जो पब्लिक ने देखी, वो दूसरी जो बाजू थी वो बहुतों को मालूम भी नहीं थी, और राजेश खन्ना चाहते थे कि लोग भी उनकी ये दूसरी बाजू जाने। दोस्तों, नमस्कार। ऐसे सुपरस्टार को मैं सलाम करता हूँ। आज अगर वो यहाँ होते तो आज भी राज करते होते हमारे बॉलीवुड पे, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या होता है कि जिस लोग को, पब्लिक को, यानी तो हम लोगों को अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है, वैसे भगवान को भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने उन्हें बुला लिया। दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक बात कहूँगा, अगर आप इस मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरी जो लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।